नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले आपको टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान के सबसे नए रुझान दिखाएंगे। बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि बलूचिस्तान के सुराब शहर पर पाकिस्तान का नहीं बल्कि उसके लड़ाकों का फुल कंट्रोल है और पाकिस्तान के लिए अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। पीएम मोदी ने अब पाकिस्तान के लिए गोली के बाद गोले वाला अल्टीमेटम जारी किया है। भोपाल से प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंक के फन को अब भारत कुचल कर रहेगा। आतंकियों ने नारी शक्ति को चुनौती दी थी और अब यही चुनौती उनके और उनके आकाओं के लिए काल बन गई। आज सत्ता में पाकिस्तान और रूस वाली एक डील का फैक्ट चेक करेंगे और हमें यकीन है इससे पाकिस्तान को थोड़ी और शर्म आएगी। वैसे उसे आईना खुद रूस ने दिखाया है, लेकिन कैसे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भारत में सियासी एजेंडा बन गया, ये भी देखिएगा। आज हमने कोलंबिया को सद्बुद्धि वाली कुंजी भी तैयार की है और ये सद्बुद्धि तब आई है जब टीम भारत के धुआंधार खिलाड़ी शशि थरूर ने उसकी क्लास लगाई। अब कोलंबिया कैसे पाकिस्तान को छोड़कर भारत की टीम के साथ खेल रहा है, ये भी बताएंगे। एक बड़ी खबर यूपी से, जहां माफिया रहे मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा हुई है। शनिवार को मऊ की कोर्ट ने हेट स्पीच के केस में यह फैसला सुनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर भी एक चौंकाने वाली खबर है। सूत्रों के मुताबिक जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि जिस स्टोर रूम में आग लगने के बाद नोटों की जली हुई गड्डियां मिली थी, उसका पूरा कंट्रोल जस्टिस वर्मा के पास था। और आखिर में न्यूज मित्रों के लिए एक अलार्म, जो कोरोना के बढ़ते केस को लेकर बजा है। कोरोना के फैलने की रफ्तार तेज हो गई है और पिछले 24 घंटे में 685 नए केस सामने आए हैं। इस तरह कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3,395 हो गई है। तो चलिए अब सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वो खबर जिसमें टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान वाला ट्रेलर है। इस वीडियो ट्रेलर से आप समझ गए होंगे कि आग लगाने वाला पाकिस्तान किस तरह खुद बीएलए के आक्रोश की आग में जल रहा है। भारत के खिलाफ आतंकवाद और दुष्प्रचार को हथियार बनाकर साजिशें रचने वाला पाकिस्तान टूट रहा है, टुकड़े टुकड़े होने की राह पर है। ये तस्वीर पाकिस्तान की ऐसी ही स्थिति की गवाही दे रही है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है आप देखिए। कैसे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना परास्त हो रही है। पाकिस्तान की सेना को बीएलए के लड़ाके सरेआम खदेड़ कर भगा रहे हैं। इसका उदाहरण आपके सामने है। यहाँ गली गली मुनीर के पाकिस्तानी रेंजर्स नहीं बल्कि बीएलए के बंदूकधारी लड़ाके घूम रहे हैं, जैसा कि इस वीडियो में दिख भी रहा है। ये बलूचिस्तान का सुराब शहर है, जहां अब तक पाकिस्तान का कब्जा था। अब तक पाकिस्तान की सत्ता के हुक्म से यहां शासन चलता था, लेकिन पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान से ये इलाका छिन चुका है। अब यह शहर पाकिस्तान नहीं बल्कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कब्जे में है। बीएलए जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जिस रफ्तार से पाकिस्तान को कुचल रही है, हो सकता है अगले कुछ दिनों में इसी शहर की तरह पूरे बलूचिस्तान पर बीएलए का कब्जा हो जाएगा। हो सकता है बलूचिस्तान की आज़ादी वाली मांग पूरी हो जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान कई फ्रंट पर लड़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर युद्ध के कई मोर्चे खुल चुके हैं। पीओके से आज़ादी वाला आंदोलन चल रहा है। सिंध में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आम जनता सड़क पर उतर चुकी है और बलूचिस्तान में कैसे बीएलए पाकिस्तान की सेना पर भारी पड़ रही है, इसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बीएलए के इस आक्रोश और आक्रमण की पूरी कहानी को जानिए और समझिए, जो पाकिस्तान भारत के सामने लंबी लंबी बातें करता है, कैसे वो अपने ही देश के अंदर बीएलए के सामने घुटनों पर आ गया। बीएलए के लड़ाकों ने शुक्रवार देर रात खुशदार जिले के सुराब शहर पर हमला किया था। सिर्फ 3 घंटे के ऑपरेशन में बीएलए ने सुराब शहर पर कब्जा कर लिया। कई सरकारी संपत्तियों में आग लगा दी, कई सरकारी अधिकारियों के घर को भी जला दिया। बीएलए के लड़ाकों ने कई बैंकों को लूट लिया। 3 बैंकों में बीएलए के लड़ाकों ने आग लगा दी। सबसे बड़ी बात, बलूच लड़ाकों ने सुराब शहर पर उसी दिन हमला हुआ जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में कमांड और स्टाफ कॉलेज के दौरे पर थे। कहानी यही है कि एक बार फिर मुनीर फील्ड मार्शल नहीं, फेल्ड मार्शल साबित हुए, वो भी अपने ही देश के अंदर। बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी में वो गए थे और उसी प्रांत के एक शहर को बीएलए ने अपने कब्जे में ले लिया। ये सच्चाई अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। यहाँ तक कि स्थानीय लोग बीएलए का हौसला बढ़ा रहे हैं। बलूचिस्तान के सुराब शहर में बीएलए ने डीसी ऑफिस, पुलिस स्टेशन, गेस्ट हाउस, सरकारी गोदाम, राजमार्ग, गेस्ट हाउस पर कब्जा कर लिया है और निरंतर बीएलए का आंदोलन आगे की ओर बढ़ रहा है।
ये तस्वीर विशेष तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को देखनी चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि बीएलए लड़ाकों की शक्ति कितनी ज्यादा है। बलूचिस्तान में बीएलए के लड़ाके हथियारों के साथ घूम रहे हैं। यहाँ दूर दूर तक पाकिस्तानी सत्ता से संबंधित कुछ भी नहीं है। न सेना के जवान हैं, न सरकारी अधिकारी हैं। यहाँ हर तरफ बीएलए का बोलबाला है। शहबाज और मुनीर के लिए चुनौती सिर्फ इतनी ही नहीं है। बीएलए के हमले के दौरान सुराब शहर में पाकिस्तान के एक सरकारी अधिकारी की भी मौत हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलेदी की मौत का दावा किया जा रहा है। बीएलए का कहना यह है कि हिदायतुल्लाह बुलेदी ने हमले का प्रयास किया था, जिसके बाद उन्हें कमरे में बंद किया गया था। कमरे में दम घुटने से उनकी मौत हो गई। बीएलए ने इसे आकस्मिक घटना बताया है। वहीं अपने सरकारी अधिकारी की मौत के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं। शहबाज शरीफ ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ये कहा है कि देश के लिए लड़ते लड़ते एक अधिकारी ने अपनी जान दे दी। आपको बता दें, पिछले 2 महीनों में पाकिस्तान में बलूचिस्तान ने 4 बड़े हमले किए हैं, जिसमें ट्रेन हाईजैक वाला अटैक भी शामिल है, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों की बीएलए के लड़ाकों ने हत्या कर दी थी। बीएलए के आक्रोश से तो यही लग रहा है कि अब पाकिस्तान से बलूचिस्तान के आजाद होने का वक्त आ चुका है। आपको बता दें, दक्षिणी सीमा पर स्थित बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान का 44% क्षेत्रफल बलूचिस्तान में है। मतलब अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो पाकिस्तान लगभग आधा रह जाएगा और ये पाकिस्तान की सत्ता के लिए सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ी चुनौती है। नोट करने वाली बात यह है कि बलूचिस्तान में तांबा, गैस, कोयला और गोल्ड के बड़े बड़े भंडार हैं। फिर भी बलूचिस्तान के 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। बीएलए का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना वर्षों से अत्याचार कर रही है, शोषण कर रही है। पाकिस्तान में चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, यहाँ पर सेना और सरकार ने अत्याचार किया। बलूचिस्तान को नोट छापने की मशीन बनाकर रख दिया गया। पाकिस्तान के दर्द की कहानी लेकिन यहीं पर खत्म नहीं हो रही है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कैसे पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को खंडहर बना दिया, इसका नया वीडियो सबूत भी सामने आया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में स्थित ये खंडहर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, जहां कभी आतंकियों की ट्रेनिंग हुआ करती थी, जहां कभी जैश के प्रमुख मसूद अजहर का पूरा परिवार रहता था। लेकिन अब सुभान अल्लाह मरकज लगभग मिट्टी में मिल चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि आतंकियों ने ही जारी किया है। आतंकी खुद ये बता रहे हैं कि देखिए भारत ने हमारे अड्डों को कैसे तबाह कर दिया। सत्ता के न्यूज मित्रों को ये याद होगा कि हमने बताया था कि कैसे भारत के हमले में बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बर्बाद हो गया था। जैश के प्रमुख मसूद अजहर खुद रो रो कर इसकी कहानी को बयां कर रहा था। मशहूर शायर राहत इंदौरी का एक शेर है कि कुछ और काम जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। ये बात पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। झूठ और प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की पॉलिसी का टूल बन चुके हैं। अगर झूठ बोलने की कोई चैंपियनशिप होती तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान उसका चैंपियन होता। झूठ का गोल्ड मेडल मिलना पाकिस्तान को कंफर्म होता। पाकिस्तान को झूठ बोलने की पुरानी आदत है, लेकिन दुनिया अब पाकिस्तान का ये रंग समझने लगी है। पाकिस्तान अब भी सफेद झूठ फैलाने में लगा है। आज हम पाकिस्तान के ऐसे ही एक झूठ का फैक्ट चेक करेंगे। पाकिस्तान का ये नया झूठ भारत से लेकर रूस तक ट्रेंड कर रहा है और पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि पाकिस्तान और रूस की दोस्ती अब बहुत मजबूत हो गई है। रूस ने भारत से दूरी बनाते हुए पाकिस्तान के साथ अरबों डॉलर की डील कर ली है। पाकिस्तानी मीडिया इसे बड़ी कूटनीतिक जीत बताकर जश्न मनाने लगा। पाकिस्तान में अभी इस झूठी डील का जश्न मनाया ही जा रहा था कि रूस ने कह दिया कि कौन सी डील, कैसी डील, हमने तो कोई डील की ही नहीं है। पाकिस्तान के लिए झूठ और प्रोपेगेंडा की फैक्ट्री चलाने वालों को इसके लिए कायदे आजम नहीं बल्कि झूठे आजम का तमगा दे देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के इन दावों का सच से कोई लेना देना नहीं है। पहले आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान में रूस से डील को लेकर किस किस तरह के झूठ बोले गए। दावा किया गया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सहायक और रूस के प्रतिनिधि के बीच बैठक हुई है। ये कहा गया कि दोनों देशों के प्रतिनिधियों की ये मुलाकात 13 मई को हुई। इस मुलाकात के दौरान कराची में स्टील प्लांट को लेकर रूस और पाकिस्तान में डील हुई। दावा था कि यह प्लांट सोवियत संघ ने 1970 में डिजाइन किया था।
और अब रूस स्टील प्लांट को फिर से शुरू करने में पाकिस्तान की मदद करेगा। इसके लिए रूस और पाकिस्तान के बीच $2.6 अरब की डील हुई है। क्योंकि भारत और रूस के बीच लंबे वक्त से अच्छी दोस्ती है, रूस को भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त माना जाता है, इसलिए पाकिस्तान से रूस की दोस्ती वाली इन खबरों से भारत में भी हलचल हुई। कई सोशल मीडिया पोस्ट में इस डील का जिक्र किया गया। कोई रूस को धोखेबाज बताने लगा तो कोई भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाने लगा। पाकिस्तान का ये झूठ वाला प्रोपेगेंडा भारत में भी सियासी एजेंडा बन गया। पाकिस्तान के एक झूठ से कैसे सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक में क्लेश हुआ, इसका एक ट्रेलर आप भी देखिए, फिर आपको पाकिस्तान के दावों का वो सच भी दिखाएंगे जो उसने नहीं बताया। Most shocking aspect is that yesterday Russia has signed an MOU with Pakistan to revive their very old steel mill, PSM, Pakistan Steel Mill, wherein Pakistan will get $2.6 billion from Russia. And Russia has been our traditional age-old friend, decades-old friendship. Where is it gone? This is the result of your failed foreign policy. पाकिस्तानी मीडिया ने झूठ की पिच पर बल्लेबाजी करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन रूसी मीडिया के फैक्ट चेक ने पाकिस्तान को क्लीन बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान के डील वाले दावों का असली सच रूस की समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने भी बताया। जानकारी दी गई कि पाकिस्तान और रूस के बीच किसी तरह की कोई डील नहीं हुई है। ऐसे सभी दावे फर्जी हैं। बताया गया कि रूस और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच बैठक जरूर हुई थी। इस बैठक में व्यापार को लेकर कुछ बातचीत भी हुई, लेकिन किसी तरह की कोई डील नहीं हुई। पाकिस्तान को जैसे आर्मी और आतंकियों के बीच का अंतर नहीं समझ आता, वैसे ही उसे सिर्फ बातचीत और डील के बीच का अंतर भी नहीं समझ आया। रूस ने जो जवाब दिया उससे पाकिस्तान को एक बात समझ आ गई होगी कि झूठ के पैकेज के बदले उसे बेइज्जती वाला रिटर्न गिफ्ट ही मिलेगा। रूस ने कहा कि पाकिस्तान रूस डील की खबरों का कोई आधार नहीं है। इस दावे की शुरुआत निक्केई एशिया की रिपोर्ट से हुई है। निक्केई एशिया पर 2022 से रूस में प्रतिबंध है। डील के दावों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। ये दावे भारत और रूस संबंधों पर नकारात्मक असर डालने के लिए किए गए हैं और भारत रूस संबंधों को पटरी से उतारने की बड़ी कोशिश हुई है। लेकिन रूस के जवाब ने पाकिस्तान की इस झूठी कोशिश को ही डीरेल कर दिया। और अब कूटनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसमें टीम भारत के सांसदों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। विदेश दौरे पर गई टीम भारत ने पाकिस्तान के भ्रमजाल को तोड़ना शुरू कर दिया है। इसका पहला ट्रेलर तब दिखा जब कोलंबिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में हुई मौतों पर जाहिर की गई आधिकारिक संवेदना को औपचारिक रूप से वापस ले लिया। कोलंबिया सरकार ने यह फैसला कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में ऑल पार्टी डेलीगेशन की असहमति के बाद लिया। दरअसल भारत ने कोलंबिया के उस बयान पर निराशा जताई थी जिसमें कोलंबिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में हुई मौत पर संवेदना जताई थी, जबकि आतंकवाद के शिकार लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं जताई थी। लेकिन अब कोलंबिया ने अपना बयान वापस ले लिया है। कूटनीति के एंगल से देखें तो ऐसा बहुत कम होता है जब कोई देश अपना बयान वापस ले। दरअसल इस कहानी की शुरुआत कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में भारतीय डेलीगेशन की अहम राजनीतिक और कूटनीतिक बैठकों से हुई। इन्हीं बैठकों में सांसद शशि थरूर ने कहा कि भारत कोलंबिया सरकार के उस बयान से थोड़ा निराश है जिसमें कोलंबिया सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई। इसके बाद कोलंबिया की उप विदेश मंत्री रोसा योलांडा ने भारत से मिली जानकारी और तथ्यों के आधार पर बयान वापसी की पुष्टि की। कोलंबिया सरकार के इस कदम को शशि थरूर ने एक सकारात्मक और संतुलित पहल बताया है। शशि थरूर ने यह भी कहा कि हमें इस बात का संतोष है कि कोलंबिया अब भारत के दृष्टिकोण को समझता है और हमारे पक्ष में एक मजबूत समर्थन वाला नया बयान जारी करेगा। एक बार बयानों की रील देखिए, फिर आपको ये बताते हैं कि कोलंबिया कैसे पाकिस्तान के भ्रमजाल में फंसा। We met with the Foreign Ministry, the Senior Vice Minister received us. We had some good news that they have withdrawn their statement that had disappointed us earlier and will issue a statement of strong support for our position, understanding of our position. Conservarse y construirse la paz allí en la región. Abogamos por justamente todas las relaciones sociales y Today, in the course of the interactions
with the authorities in the foreign ministry, especially the Vice Minister of Foreign Affairs, we made two things very clear. You cannot draw an equivalence between the attacker and the victim. We responded in defense, while Pakistan started this aggression with a terrorist attack. Como hemos dicho que la paz de Colombia es la paz del mundo, lo que sucede hoy con un país hermano como es India también nos afecta a nosotros y queremos ser garantes de que esa paz que nosotros hemos buscado también continúe para nuestros hermanos y hermanas de la India. शांति का पथ ये एक पथ है जिससे कि एक अपना विकसित भारत बन सकता है और दूसरी तरफ विकसित कोलंबिया बन सकता है। तो हम टेररिज्म से कोई समझौता नहीं, आतंकवाद से कोई समझौता नहीं। जब भी हमारे पे प्रहार होगा हम भरपूर उस पर प्रहार करेंगे। दरअसल कोलंबिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना इसलिए जाहिर की क्योंकि पाकिस्तान पहले दिन से झूठ बोलने में लग गया। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान ने इन आतंकी ठिकानों को मदरसा और मस्जिद बताया। भारत के हमले में पाकिस्तान के टॉप आतंकी मारे गए। पाकिस्तान ने मारे गए आतंकियों को आम नागरिक बताया। भारत ने पाकिस्तान में रात में हमला किया जिससे आम नागरिक को नुकसान कम हो। पाकिस्तान ने घनी आबादी वाली जगह पर आतंकी ठिकाने बनाए जिससे सच छिपाया जा सके। भारत से कोलंबिया की दूरी करीब 15,000 किलोमीटर है। वहां की आबादी 5 करोड़ 25 लाख है। ऐसे में कई न्यूज मित्रों के मन में प्रश्न हो सकता है कि इतनी दूर के एक छोटे से देश का समर्थन भारत के लिए क्यों जरूरी है और ये भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत कैसे है। दरअसल कोलंबिया का समर्थन इसलिए जरूरी है क्योंकि कोलंबिया जल्द ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने जा रहा है। पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद में ही आतंकी संगठन TRF का बचाव किया था। ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद का एक सदस्य अगर भारत का साथ देता है तो ये बड़ी कूटनीतिक जीत है। वैसे कहा जाता है कि कोई भी देश चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, उसके लिए कूटनीति में हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। और अब देश के सभी डॉग लवर्स के लिए सत्ता का एक रिमाइंडर। पशु प्रेम और मानव प्रेम के बीच संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की एक रेखा होती है और वो रेखा ही इस विश्लेषण के केंद्र में है। लेकिन इस खबर की शुरुआत से पहले हम आपको कुछ लाइनें दिखाना चाहते हैं जो शायद आपने भी कभी ना कभी सुनी होंगी। जैसे डरिए मत, ये काटेगा नहीं, घबराइए मत, बहुत सीधा कुत्ता है, इसका वैक्सीनेशन हो चुका है, भागिए मत, सिर्फ सूंघ कर छोड़ देगा, या फिर ये डॉग किसी को काटता नहीं है। ये बात कुत्तों को पालने वाले वो डॉग लवर्स कहते हैं जो पशु प्रेम में डूबे हैं। लेकिन ऐसे सभी लोगों के लिए मुंबई से खबर आई है जो उनके लिए एक रिमाइंडर है। लेकिन पहले हम डॉग लवर्स के लिए एक वैधानिक चेतावनी भी जारी कर देते हैं। अगर आपके घर में भी कोई पालतू कुत्ता पला हुआ है तो थोड़ा सावधान हो जाए। पालतू कुत्ते को साथ लेकर अपने घर से निकलने वाले बेपरवाह लोग आज इस खबर को जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि अब अगर आपके पेट डॉग ने किसी को काट लिया तो सिर्फ सॉरी बोलने से काम ना चले। ऐसे सभी लोग मुंबई में कोर्ट के एक फैसले से सीख लें, जहां पालतू कुत्ते ने एक शख्स को काटा तो कुत्ते के मालिक को कठोर कारावास की सजा सुना दी गई। अक्सर आपने सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे केस सुने होंगे जहां लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने किसी शख्स को काट लिया, लेकिन मुंबई की कोर्ट का फैसला अब एक ऐसा मॉडल बन सकता है जिससे पेट डॉग के मालिकों पर बड़ा एक्शन लिया जाए। मुंबई में पालतू कुत्ते के एक पड़ोसी को काटने के बाद मजिस्ट्रेट अदालत ने डॉग के मालिक को 4 महीने जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 4,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी और जुर्माना न चुकाने की स्थिति में कुत्ते के मालिक को अतिरिक्त 15 दिन की सजा होगी। आज हम इस खबर को सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि इंसानों से ज्यादा पशुओं को अहमियत देने वाले पशु प्रेमियों और डॉग लवर्स की आंखें खुल जाएं। ऐसे लोग ये समझ सकें कि जब घर में वर्षों से पले डॉग का कोई भरोसा नहीं है तो सड़क पे घूमने वाले आवारा कुत्तों की गारंटी कैसे ली जा सकती है। मुंबई की एक घटना 1 फरवरी 2018 को वर्ली के एक अपार्टमेंट में हुई थी, जहां ऋषभ पटेल के हस्की नस्ल के कुत्ते ने पड़ोसी रमेश शाह को लिफ्ट के अंदर काट लिया था। जानकारी के अनुसार पीड़ित रमेश शाह, उनका 1.5 साल का बेटा और घरेलू नौकर 4थी मंजिल से नीचे आ रहे थे। इसी दौरान रमेश शाह ने ऋषभ पटेल से कहा कि उनका बेटा कुत्तों से डरता है, इसलिए थोड़ी देर लिफ्ट में चढ़ने से रुक जाएं। लेकिन ऋषभ ने रमेश शाह की बात नहीं सुनी
और कुत्ते को जबरन खींचते हुए लिफ्ट में ले आया, जिसके बाद उस पेट डॉग ने रमेश शाह के हाथ पर काट लिया। कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि ऋषभ पटेल ना तो अपने पालतू कुत्ते के प्रति संवेदनशील है और ना ही अन्य लोगों की सुरक्षा के प्रति। इसीलिए आरोपी को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अगर आप भी किसी सोसाइटी में रहते हैं तो अक्सर ऐसी स्थिति आपके सामने भी आई होगी, जब लोग बिना किसी की परवाह किए अपने पेट डॉग को साथ में ले जाते हैं, और ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन अब मुंबई कोर्ट के एक फैसले ने ऐसे सभी लोगों के लिए एक अलार्म बजाया है। प्रोसिक्यूशन का इल्ज़ाम उनके ऊपर ये था कि वो अपने कुत्ते को लेकर लिफ्ट में जा रहे थे और उसी बिल्डिंग के रहने वाले एक रहीवासी जो कंप्लेनेंट हैं, उनको उनके कुत्ते ने काट लिया। ठीक है, उन्होंने अपने कुत्ते को ज़बरदस्ती लिफ्ट में लेके घुसे, ऐसा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और इस इल्ज़ाम के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, ट्रायल चला पूरा और उसमें एक बाद एक कन्विक्शन का सेंटेंस आया है। हम कन्विक्शन के अगेंस्ट में अपील में गए हैं, हम अपील में जा रहे हैं और हम अपील फाइल कर रहे हैं उसके लिए। वैसे इस खबर की गहराई में जाने पर हमें एक विरोधाभास भी दिखा, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। शायद आपको इस बात की जानकारी ना हो, अगर कोई व्यक्ति कुत्तों पर या पशुओं पर अत्याचार का दोषी पाया जाता है तो उसे जुर्माने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन अगर किसी पालतू कुत्ते ने इंसान को काट लिया तो मालिक को सिर्फ 6 महीने की जेल होगी। आज आपको ये भी देखना चाहिए कि भारत में डॉग लवर्स की संख्या कितनी ज्यादा है जो अलग अलग नस्ल के कुत्ते पालते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पालतू जानवरों की संख्या करीब 3 करोड़ है और इनमें से भी पालतू कुत्ते 2 करोड़ 40 लाख हैं, जबकि 50 लाख बिल्लियां या फिर दूसरे जानवर हैं जो लोग अपने घरों में पालते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत में डॉग लवर्स बहुत सारे हैं और ये प्रेम पालतू जानवरों के कारोबार को दिन रात बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पालतू जानवरों का कारोबार 2022 में करीब 4,000 करोड़ का था और ये माना जा रहा है कि 2026 तक ये 10,000 करोड़ का हो सकता है। हालांकि पशु प्रेम अच्छी बात है, लेकिन इसकी अति और असंतुलन से अगर हिंसक घटनाएं होती हैं तो ये खतरनाक भी साबित हो सकता है और इसकी जिम्मेदारी तय होनी ही चाहिए। अब नजरिया 9। सोचिए, एक सामान्य से मामले में भी न्याय मिलने में कितना समय लग जाता है। जिस केस में कोर्ट ने पालतू कुत्ते के मालिक को 4 महीने की सजा सुनाई, वो घटना 2018 में हुई थी। मतलब फैसला आते आते 7 साल लग गए। जबकि जिस हस्की नस्ल के पेट डॉग ने उसे काटा था उसकी औसत उम्र भी 11 से 13 वर्ष ही होती है। अब सत्ता की राजनीतिक कुंजी खोलने का वक्त हो गया है, जिसमें आज एक ऐतिहासिक और महान शख्सियत का काफी जिक्र है। इनका नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार और उत्तर प्रदेश के 2 दिनों के दौरे के बाद आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थे, जहां उन्होंने इंदौर की महारानी और लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने अहिल्याबाई होलकर को समर्पित डाक टिकट और 300 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया, जिसमें उनकी तस्वीर है। पीएम मोदी ने यहीं से इंदौर मेट्रो, दतिया और सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण भी किया। हालांकि इन कार्यक्रमों में पीएम मोदी के लिए सबसे अहम महारानी अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती ही रही। पीएम मोदी ने महारानी होलकर पर क्या कहा वो सुनिए, फिर आपका ज्ञान बढ़ाने वाली कुंजी भी खोलेंगे। देवी अहिल्याबाई होलकर धर्मनिष्ठा और जन कल्याण के प्रति समर्पण ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी प्रतिमा को यहाँ पर माल्यार्पण करते हुए। देवी अहिल्याबाई कहती थी कि शासन का सही अर्थ जनता की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना होता है। देवी अहिल्याबाई प्रतीक है कि जब इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ प्रतिज्ञा होती है, तो परिस्थितियां कितने ही विपरीत क्यों न हो, परिणाम लाकर दिखाया जा सकता है। लोक माता अहिल्याबाई ने प्रभु सेवा और जन सेवा इसे कभी अलग नहीं माना। देवी अहिल्याबाई भारत की विरासत की
बहुत बड़ी संरक्षक थी। जब देश की संस्कृति पर, हमारे मंदिरों, हमारे तीर्थ स्थलों पर हमले हो रहे थे, तब लोक माता ने उन्हें संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। देवी अहल्या जी हुनर की पारखी थी और वो जूनागढ़ से, गुजरात में जूनागढ़ से कुछ परिवारों को महेश्वर लाई और उनको साथ जोड़ करके आज से 250-300 साल पहले ये महेश्वरी साड़ी का काम आगे बढ़ाया, जो आज भी अनेक परिवारों का वो गहना बन गया है और जिससे हमारे बुनकरों को बहुत फायदा हुआ। दरअसल भारत के इतिहास में कुछ ऐसे महान शासक हुए हैं जिनका कार्यकाल केवल सत्ता और शासन तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज, संस्कृति और धर्म की सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। ऐसी ही एक विलक्षण शासिका थी मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर। 18वीं शताब्दी में जब भारत राजनीतिक अस्थिरता और मुगल साम्राज्य के पतन के दौर से गुजर रहा था, तब अहिल्याबाई ने एक ऐसी शासन प्रणाली और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव रखी जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी गांव में एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। ऐसा दावा किया जाता है कि मल्हार राव होलकर ने बालिका अहिल्या को एक दिन मंदिर जाते हुए देखा और उसकी सरलता और तेज से प्रभावित होकर उन्हें अपने पुत्र खांडेराव होलकर के लिए बहू के रूप में चुन लिया। मात्र 8 वर्ष की उम्र में अहिल्याबाई का विवाह खांडेराव से हो गया। अहिल्याबाई का जीवन चुनौतियों से भरा रहा। विवाह के कुछ वर्षों बाद 1754 में खांडेराव की मृत्यु हो गई, जिसके बाद शासन की पूरी जिम्मेदारी अहिल्याबाई पर आ गई। स्त्री होने के कारण उन्हें विरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने आत्मबल, प्रबंधन क्षमता और धार्मिक आस्था के सहारे मालवा राज्य की व्यवस्था को चलाया। वर्ष 1767 से लेकर वर्ष 1795 तक लगभग 3 दशकों तक अहिल्याबाई ने मालवा राज्य का शासन चलाया। अहिल्याबाई का सबसे बड़ा योगदान हिंदू धर्म और संस्कृति के पुनर्निर्माण में था। जिन मंदिरों को मुगल और दूसरे विदेशी आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर दिया था, अहिल्याबाई ने उनका पुनर्निर्माण कराया। 1780 में अहिल्याबाई ने मुगलों द्वारा नष्ट किए गए काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। अहिल्याबाई ने सोमनाथ के प्राचीन शिव मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने काशी के कई घाटों का निर्माण और पुनर्निर्माण करवाया। मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार, उज्जैन, द्वारका और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थलों पर भी उन्होंने अनेक धर्मशालाएं, मंदिर, कुएं, तालाब और अनाज भंडारण केंद्र बनवाए। देश का शायद ही कोई बड़ा और महत्वपूर्ण मंदिर हो जिसका पुनर्निर्माण में अहिल्याबाई का योगदान ना हो। सिर्फ धार्मिक कार्य ही नहीं, अहिल्याबाई होलकर सामाजिक कामों में भी काफी आगे रहती थी। अहिल्याबाई ने अपने शासन में प्रजा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। वो हर दिन जनता की समस्याएं स्वयं सुनती थी और तत्काल न्याय देती थी। उनके शासन में न्याय प्रणाली इतनी पारदर्शी और प्रभावशाली थी कि उनके दरबार को न्याय का मंदिर कहा जाने लगा। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की भी रक्षा की और समाज में सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने का प्रयास किया। शासक होते हुए भी अहिल्याबाई ने कभी विलासिता को नहीं अपनाया। वो स्वयं साधारण वेशभूषा में रहती थी, ब्राह्मणों और संतों के साथ संवाद करती थी और प्रत्येक निर्णय धर्म और न्याय के आधार पर लेती थी। अहिल्याबाई होलकर का निधन 13 अगस्त 1795 में हुआ। उसके बाद उनके वंशजों ने शासन को संभाला, लेकिन इस राज्य व्यवस्था को अहिल्याबाई जैसी समर्पित, धार्मिक और जनप्रिय शख्सियत दोबारा नहीं मिली। आज भी देश भर के कई तीर्थ स्थलों पर उनके द्वारा स्थापित मंदिर, धर्मशालाएं, कुएं और घाट उनकी सेवा भावना की अमिट छाप छोड़ते हैं। अहिल्याबाई को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए 2024 में उनके जन्म स्थान अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा गया। हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।